इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले साल मतलब बजट 2023 में नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट स्कीम घोषित करने के साथ ही इसे और भी आकर्षक बना दिया गया था। लेकिन इस बार अब टैक्स के मोर्चे पर राहत की और भी ज्यादा दरकार है। लोगों को समझने की कोशिश करेंगे कि बजट 2024 में क्या बढ़ेगी आपकी टैक्स फ्री बचत। इस पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा हमारे इस मनी गुरु बजट स्पेशल शो में। और हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं इस पर बातचीत के लिए और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है इस बार के बजट में, जो कि एक वोट ऑन अकाउंट बजट है। टैक्स को लेकर संभावित जो घोषणाएं हैं या फिर उम्मीदें हैं वो क्या कहती हैं। परिचय करा देते हैं हमारे खास एक्सपर्ट्स का। अमरपाल चड्ढा, टैक्स पार्टनर EY इंडिया, और अतुल ठक्कर, डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आनंद राठी एडवाइजर्स। अमरपाल जी और अतुल जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस बेहद ही स्पेशल एपिसोड में। हम हमेशा से जब बजट को देखते हैं तो एक आम जो इंसान है उसके मन में यही सवाल होता है कि मेरे लिए क्या, तो टैक्स के मोर्चे पर क्या खास अनाउंसमेंट्स हो सकती है। सबसे पहले मैं अगर कुछ हाइलाइट्स की बात करूं जो कि बजट 2023 में जिनका ऐलान हुआ था, वो भी पर्सनल टैक्स मोर्चे पर नई टैक्स रजीम जो है उसको डिफॉल्ट टैक्स रजीम घोषित किया गया था। वो एक तरीके से फोकल पॉइंट हमारे इस टैक्स सिस्टम का साबित हुआ था। अमरपाल जी, आपकी नज़र में जिस तरीके से नई टैक्स रजीम को बजट 2023 में प्रमोट किया गया, जिस तरीके से उसको और आकर्षक बनाने की कोशिश की गई, सर क्या लगता है आपको कि इस बार के बजट के ऐलानों में क्या इसी से जुड़े हुए कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं? क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि टैक्स की बचत बढ़े, पर सरकार शायद चाहती है कि नई टैक्स रिजीम की तरफ टैक्स पेयर्स का रुझान और बढ़े। आपकी नज़र में क्या? स्वाति जी, थैंक यू। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये जो बजट में लास्ट ईयर अमेंडमेंट आई थी दैट जो न्यू टैक्स रिजीम है वो एक डिफॉल्ट रिजीम बन जाएगा, जिसका मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्ट करता है तो वो न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करेगा। वो जो चेंज है और काफ़ी बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ टैक्स रेट्स, और जिस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया है, आपको पता है कि उसकी लिमिट 7 लाख रुपए तक कुछ टैक्स नहीं आता। अगर आपने सब डिडक्शंस ले लिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन इंक्लूड कर ले तो 7.5 लाख हो जाता है। बट एज कंपेयर टू जो ओल्ड टैक्स रिजीम में, अभी भी क्यों लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, क्योंकि कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया, या कुछ इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिसीजन जो लोगों ने लिए हुए हैं, जो ATC वगैरह की डिडक्शन लेते आए हैं, उसकी वजह से कुछ लोग अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने आप को कम टैक्स देते नजर आते हैं, तो वो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं। जबकि आपकी बात स्वाति जी बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट तो चाहती है कि सब एक रिजीम में आ जाएं, और एक हिसाब से वो सही भी है क्योंकि सबके लिए एक रिजीम होने से कंफ्यूजन कम होगा। बट गिवन दैट ये सब पुराना चलता आ रहा है, सब लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कुछ लोग हाउस रेंट अलाउंस से अपना रेंट पे करते हैं, तो गवर्नमेंट ने ये फ्लेक्सिबिलिटी अभी तक दी हुई है कि दोनों मैकेनिज्म्स ऑन है। एक, आप न्यू टैक्स रिजीम में इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको एम्प्लॉयर डाल देगा, और उसके बाद आपके पास चॉइस है कि अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आप फिर ओल्ड टैक्स रिजीम की डिडक्शंस ले सकते हो। सो ऑल्दो आपने जो बात बोली ये वोट ऑन अकाउंट है, एंड फाइनेंस मिनिस्टर ने भी क्लियरली क्लैरिफाई किया है कि कुछ एक्सपेक्टेशन ना रखें इस बजट से। बट अगर कुछ अनाउंसमेंट होती है, सो लगता है कि इसको और पॉपुलर बनाने के लिए कुछ बेनिफिट्स और अनाउंस हो सकते हैं, इसको और किसी तरह से लुक्रेटिव बनाया जा सकता है, ताकि टैक्स पेयर ज्यादा से ज्यादा न्यू टैक्स रिजीम में अपने आप अपनी मर्जी से आ जाएं। बिल्कुल। तो ये आपने कुछ इम्पोर्टेंट बात कही, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के पीछे एक बड़ा कारण यही हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अब नए टैक्स पेयर्स जुड़ेंगे वो नए टैक्स सिस्टम उसकी तरफ आकर्षित हो और उसका फ़ायदा उठाएं, और उसके बेनिफिट भी बताए हमारे स्पीकर ने। वोट ऑन अकाउंट बजट है, क्योंकि जैसा जिक्र किया अमरपाल जी ने भी, और डेफिनेटली खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा एक जवाब में कि ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन हमें यह भी मालूम है कि अगर हम 2019 के इंटरिम बजट को देखते हैं
उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की गई थी। 40,000 से बढ़ाकर तब उसे 50,000 कर दिया गया था। सेक्शन 87A की रिबेट को भी बढ़ा दिया गया था। रेंटल पेमेंट की पर जो टीडीएस थ्रेशोल्ड है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई थी। कुछ ऐसे ही अनाउंसमेंट्स जो थे वो हमने 2019 के जो इंटरिम बजट थे, जिस साल चुनाव होना था, वो हमने देखे थे। तो ऐसे में अतुल जी, ये कहना शायद पूरी तरह गलत हो सकता है कि इस बार कुछ लोक लुभावने जो हैं वो अनाउंसमेंट्स ना हो, तो पर्सनल टैक्स के मोर्चे पर खास तौर पर उसको और आकर्षक बनाया जाए, क्योंकि अब आगे इलेक्शंस भी हैं। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो सी हमारा ये सोचना है कि वन एरिया वेयर यू नो सरकार थोड़ा बेनिफिट दे सकते हैं टू द टैक्स होल्डर्स एंड ऑल्सो मेंटेन द वोट ऑन अकाउंट का अपनी गरिमा मेंटेन कर सकते हैं इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। आप अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन देखो तो 2003-2004 में या 2004-2005 में आया था, तब से लेके अब तक इट इज नेवर क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 50,000। और अगर इफ यू जस्ट स्टेप बैक और हम देखें ये न्यू टैक्स रेजीम एंड ओल्ड टैक्स रेजीम, सरकार के लिए ये बहुत ही इजी होता था कि बोलना कि हमारी एक नई टैक्स रेजीम आ गई और उसमें टैक्स स्लैब रेट्स थोड़े ज्यादा ल्यूक्रेटिव बना देने का, एंड टू मूव अवे फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट ड्रिवन टैक्स रेजीम टू अ कंजम्पशन ड्रिवन टैक्स रेजीम। क्योंकि नई जो टैक्स रेजीम है वो कंजम्पशन ड्रिवन है, आपके हाथ में पैसा दे रही है, आप डिसाइड करो जो करना है। जो पुरानी टैक्स रेजीम थी जिसमें एटीसी और सब डिडक्शंस मिलते थे, वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन थी। पर सरकार ने ये मौका दिया है टू दी टैक्स पेयर कि आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो और सरकार भी धीरे धीरे मूव हो रही है। प्लस अगर सरकार का ओवरऑल बही खाता देखे तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज सिग्निफिकेंटली लो राइट नाउ, डेट टू जीडीपी इज सिग्निफिकेंटली हाई। तो फ्रॉम ऑल दोज पर्सपेक्टिव उनके पास बहुत ज्यादा रूम नहीं है। पर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर वो फ्रॉम अ फ्लैट रेट टू अ परसेंटेज ऑफ इनकम कर देते हैं, बिकॉज अगर आप सैलरीड में स्पेशली देखो तो सबका क्या है कि बेसिक सैलरी और बेसिक प्लस डीए के ऊपर बाकी सब कैलकुलेशन होते हैं। तो अगर वो उसके ऊपर मूव हो जाता है फ्रॉम 50,000 टू लेट से 5% और 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, तो उसमें काफी रिलीफ आ सकती है। एंड ये ओवरऑल एम्बिट के अंदर इन अ वोट ऑफ अकाउंट पॉसिबल भी है। ओके, मुझे ये बात बताइए अतुल जी, इन कंटिन्यूएशन टू व्हाट यू सेड, स्टैंडर्ड डिडक्शन की आप बात करें, क्या रीज़न है जिसमें आपका मानना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जाए? क्योंकि पहले जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया टू न्यू टैक्स रिजीम ऑल्सो। क्या बड़ी वजह हो सकती है कि सरकार इसके बारे में सोचे? देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या, आप लेट्स अंडरस्टैंड दैट दिस इज गिवन टू द एम्प्लॉइज सैलरीड क्लास को फॉर मेंटेनिंग देमसेल्फ एंड देयर लाइवलीहुड इन सर्टेन सेंस। आज अगर आप एक बिजनेसमैन को देखोगे, वो अगर ऑफिस जाता है, अपने गाड़ी ली है, तो वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, इंटरेस्ट ऑन द कार लोन क्लेम कर सकता है, वो फ्यूल चार्जेस क्लेम कर सकता है। उसके कंपेयर में अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय को देखो, उनको ये सब बेनिफिट नहीं मिलते हैं। ओके, एंड सिमिलरली देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच अ बिजनेसमैन कैन क्लेम लेजिटिमेटली बट अ सैलरीड कैन नॉट। इसीलिए उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया था। अब सबको एक ही चीज में तोलना फ्रॉम अ सैलरीड एम्प्लॉय इज नॉट राइट। आप बोलो कि आपका सैलरी 50 लाख है या 5 लाख है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये मिसमैच है। एंड अगर आप बाकी सब ग्रेचुटी ले लो, पेंशन ले लो, पीएफ ले लो, दीज आर ऑल एज अ परसेंटेज ऑफ योर बेसिक और बेसिक प्लस डीए। तो वैसे ही अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन को एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक या बेसिक प्लस डीए के हिसाब से कर लो, तो देन देर इज मोर पैरिटी। एब्सोल्युटली, तो पैरिटी रखना बेहद ज़रूरी है और महंगाई दर के हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन
जैसा बता रहे हैं अतुल, वो उसके कंपैरिजन में उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। अमरपाल जी, आपका क्या मानना है? क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन एक ऐसा पॉइंट रहा है जिसको लेकर लगातार बार बार मांग उठ रही है, उसकी उम्मीद है। उसके अलावा जो पर्सनल टैक्स फ्रंट पर, जो डायरेक्ट टैक्स फ्रंट पर क्या लगता है आपकी तरफ से कौन से बदलाव होने चाहिए? चाहे वोट ऑन अकाउंट ही सही, लेकिन उस पर विचार किया जाना चाहिए बजट में। बिल्कुल। एंड जो अभी आप बात बोल रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंड मेरे जो को पैनलिस्ट हैं वो भी इसी बात पे एम्फोसिस कर रहे थे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन एक परसेंटेज हो सकती है। आप देखेंगे कि मैं उनके साथ सहमत हूँ, बट आप ये देखेंगे जो चेंज अब गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं लास्ट ईयर, उससे पिछले साल पीएफ का भी जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएफ एनपीएस और सुपर एनुएशन का मिला के 7.5 लाख के ऊपर, सब एक कैप लगा के उसके ऊपर हर चीज को टैक्स करा जा रहा है। इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि परसेंटेज की जगह में भी अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 1 लाख कर दी जाए तो एक अच्छा बेनिफिट होगा काफी लोगों को। इसके अलावा जो प्रोविडेंट फंड में जो चेंज आया है वो लिमिट भी अगर 7.5 की जगह बढ़ा दी जाए और क्लैरिटी दे दी जाए कि उसको टैक्स कैसे करेंगे। आज की डेट में एक अपॉर्चुनिटी है उसको रिविजिट करके देखना कि इसकी जो टैक्सेशन प्रोवाइड करी गई है, जैसे कि अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है पीएफ का जो 2.5 लाख से ऊपर है उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल बनाया गया है। अब उस इंटरेस्ट को कब टैक्स करना है, क्या उसको मैच्योरिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इस टाइप के जो चेंजेस हैं वो बहुत बेनिफिशियल होंगे। उसके अलावा जो कैपिटल गेन्स टैक्सेशन है, एंड मेरे को पैनलिस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से ज्यादा बात कर सकते हैं इस पे, जो कैपिटल गेन्स है उसको अगर रैशनलाइज कर दे, क्योंकि आज क्या हो रहा है, एक कोई शॉर्ट टर्म फंड है, कोई लिस्टेड इक्विटी है, नॉन लिस्टेड इक्विटी है, कोई प्रॉपर्टी है, उस सबका अलग अलग होल्डिंग पीरियड है। तो अगर कुछ कैपिटल गेन्स में सिंप्लीफिकेशन करके एक स्टैंडर्ड रेट ला दिया जाए उससे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो एक घर से इनकम होती है इन टर्म्स ऑफ रेंटल या सेल्फ ऑक्यूपाइड, उन पे कुछ लिमिट्स लगी हुई हैं लोन वगैरह की, सेट ऑफ की 2 लाख रुपए की, उसमें कुछ रिलैक्सेशन अगर करी जाए तो बहुत बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा और भी कुछ मैटर्स हैं, जैसे कि थोड़ी टेक्निकल मैटर्स हैं, बट जैसे कि टीडीएस या टीसीएस का जो प्रोविजन आया है उसका सेट ऑफ आज की डेट में एम्प्लॉयर जो है नहीं दे पाता और एम्प्लॉय को अपनी रिटर्न में टीसीएस का रिफंड क्लेम करना पड़ता है। उस मैटर को अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो काफी आराम होगा टैक्स पेयर्स को। और अगर प्रॉपर्टी इनकम इन पे थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है, कैपिटल गेन्स पे क्लैरिटी आ जाती है, और जो लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं अगर उनकी स्टॉक ऑप्शन इनकम जो है आज की डेट में, जो उनको कंपनी से शेयर्स मिलते हैं, उसकी जो टैक्सेशन है आज की डेट में उनको एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, जब उनको वो राइट मिल जाता है शेयर्स का, उस पॉइंट पे टैक्स हो जाता है, जबकि वो शेयर एक्चुअली उन्होंने अभी बेचे नहीं होते हैं। सो अगर सरकार उस चीज को भी एक बारी देखकर चेंज करे और उसका टैक्सेशन जैसे कि बहुत पहले होता था सेल तक एक्सटेंड कर दे रादर देन एक्सरसाइज, तो उससे टैक्स पेयर को आराम होगा। सो ये सब एक विश लिस्ट है स्वाति जी, और काफी रीजनेबल विश लिस्ट है, बिकॉज ये सब चीजें जो हैं आज की डेट में गवर्नमेंट रिविजिट करे तो टैक्स पेयर को बहुत आराम राइट, मिलेगा। बिल्कुल राइट। अमरपाल जी, जैसा आपने बताया, ये इन कंटिन्यूएशन टू जो कि कुछ ऐलान किए गए हैं पिछले बजट में, उस पर खास तौर पर फोकस अमरपाल जी जैसे उन्होंने बताया उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ और चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, अब बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए मनी गुरु बजट स्पेशल, हमारे साथ ईवाई इंडिया से अमरपाल चड्ढा और साथ ही आनंद राठी एडवाइजर्स से अतुल ठक्कर हैं। अतुल जी, लास्ट कमेंट आप दोनों ही गेस्ट से लेना चाहेंगे। सैलरीड जो इंडिविजुअल्स हैं, सैलरीड क्लास एज कंपेयर टू बिजनेस क्लास, दोनों के ही टैक्स स्ट्रक्चर में या दोनों के टैक्स बेनिफिट्स में अभी क्या अंतर है और क्या किया जा सकता है इस पूरे राइट। सो अगर आप देखो तो इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल एक लार्जली सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड इकोनॉमी है।
मैन्युफैक्चरिंग में काफी इम्पेटस इज बीइंग गिवन राइट नाउ, बट एग्जिस्टिंग अगर आप देखो तो लार्जली सर्विस सेक्टर है। उसमें गिवन द न्यू टैक्स रेजिम एंड द ओल्ड टैक्स रेजिम, नई टैक्स रेजिम में जो भी हिट आ रही है ज्यादातर वो सैलरीड क्लास को आ रही है, क्योंकि एचआरए के बेनिफिट्स जो मेरे को पैनलिस्ट भी बता रहे थे वो आज की डेट में नई टैक्स रेजिम में नहीं है, और बाकी काफी सारे जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस है वो सैलरीड क्लास ज्यादातर यूज करता है, क्योंकि बिजनेस क्लास जो है ना वो अपने पीएनएल में काफी जगह पे एक्सपेंसेस बुक करके कर सकता है। एज आई वाज टेलिंग यू अबाउट पर्सनल व्हीकल्स which where one vehicle is actually allowed to use for business, वो सब करके they can manage it, but salary does not have that options, and hence एक तो हो गया आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो both we are requesting and having as a wish list, apart from that PF and other things में clarity, as far as investments which salaried class do, आज आप सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट देखोगे सैलरीड क्लास के, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट और एनी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो लोग ज्यादातर म्यूचुअल फंड या शेयर्स में करते हैं। अगर उसमें एलटीसीजी में या एसटीसीजी में कोई रिलीफ आती है तो वो डायरेक्टली सैलरीड क्लास को बेनिफिट होता है। हैविंग सेड दैट, लेट मी टेल यू कि मेरे को ये नहीं लगता है कि इन वोट ऑफ अकाउंट ये कोई चेंजेस आएंगे। दिस में कम इन पोस्ट द इलेक्शन इन द विद बाय द न्यू गवर्नमेंट, विच एवर इज द न्यू गवर्नमेंट, उसमें वो ज्यादा आने के चांसेस है। दैट इज व्हाट आई सी, और सैलरीड क्लास को रिलीफ उसमें ज्यादा मिलेगी। एंड तभी जब फुल बजट आएगा, आई थिंक के न्यू टैक्स रेजिम में और ज्यादा स्लैब रेट्स में रिलीफ्स आएगी, and that is when you will see a significant shift of people moving away from the old tax regime to the new tax regime. जो ज्यादातर सैलरीड क्लास है वो लोग शिफ्टिंग काफी करना चालू हो जाएंगे। ओके, तो थोड़ा समय और है जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम की तरफ लोग शायद और बढ़े आने वाले टाइम में। अमरपाल जी, आपसे लास्ट कमेंट ये, अगर हम पूरे टैक्स लैंडस्केप को देख के समझें, पिछले कुछ सालों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में काफ़ी एक अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। क्या एक्सपेक्ट करें आने वाले टाइम में अब, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नंबर्स बढ़े हैं, जो बदलाव अभी हम देखने वाले हैं या जो ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं, उससे इसमें और वृद्धि होने की उम्मीद है? स्वाति जी, बिल्कुल उम्मीद है। एंड जैसे आपने भी बोला, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है। हम काफ़ी ग्रोथ देख रहे हैं ओवर अ पीरियड। 11% से ज़्यादा की ग्रोथ पिछले 8-9 सालों में, ग्रोथ अभी डेटा नंबर्स भी आ गए हैं। जो टैक्स पेयर का नंबर है वो भी बढ़ गया है काफ़ी। अब जो 9 करोड़ से ऊपर टैक्स पेयर एक्चुअली हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट पिछले 9 साल में 65% की ग्रोथ टैक्स पेयर नंबर में हो रहा है। बट जो आपकी बात है कि क्या ये ग्रोथ नंबर इनफ है, क्या हमें ज्यादा दिखेगा, आई थिंक एक डेटा पॉइंट है जो हमें याद रखना चाहिए कि आज भी हमारे जो टैक्स पेयर एज अ परसेंटेज हैं वो 6 से 7% के बीच में है अभी भी। तो जैसे जैसे अगर हम डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ती देखेंगे इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ, वैसे भी जो गवर्नमेंट डेटा है वो ये दिखाता है कि जो डेटा, जो टैक्स कलेक्शन बोइंसी, मतलब कि अगर इकोनॉमी 100 से ग्रो कर रही है तो टैक्स कलेक्शन 101 से बढ़ रहा है, वो एक अच्छा साइन है कि हमारा टैक्स कलेक्शन इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। बट अगर इसके साथ साथ अगर हमारे टैक्स पेयर्स के नंबर बढ़ जाएं, जो आज 7% से नीचे हैं, वो अगर बढ़ के 8 या 9% या 10% की तरफ मूव करते हैं, तब हमारी सही मायने में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और बढ़ सकती है। सो आई थिंक सरकार की ये जो एफर्ट्स हैं टू इम्प्रूव और वाइडन द टैक्स बेस, उसकी तरफ भी काफी ध्यान है। और जो प्रोविजंस टीडीएस के, टीसीएस के लाए जा रहे हैं, इस तरह से और वाइडन होगा टैक्स बेस, तो हमें सही ग्रोथ नजर आएगी डायरेक्ट टैक्स नंबर्स में। बिल्कुल। तो ये हमने बात की कि बजट से टैक्स के मोर्चे पर क्या उम्मीदें हैं, क्या करने की संभावना इस बार बजट में हो सकती है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमरपाल चड्ढा और साथ ही अतुल ठक्कर शामिल हुए। आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हम हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए।
मनी गुरु में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।